Good morning, everyone. In the last lecture, we have studied about the limitation of EM wave theory. Now, in this lecture, we are going to study about the कि कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई और उसने क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेके आई ताकि वो जो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्या दूसरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कैसे प्रूव कर पाई। सो फर्स्ट पॉइंट जो उसने दिया, प्लैंक्स ने क्या दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट था सबसे पहले दिया था ये प्लैंक्स ने, है ना। साइंटिस्ट का नाम ही प्लैंक्स था। 1900 में इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट कि द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज नॉट कॉन्टिन्यूस, है ना। जो कि कॉन्टिन्यूस बोला गया था किसके द्वारा, ईएम वेव थ्योरी ने इसको कॉन्टिन्यूस बोला था। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया उसने कि ये डिसकॉन्टिन्यूस नेचर की है, कॉन्टिन्यूस नेचर की नहीं है ना। इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, है ना। इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, या सिंपली आप बोल सकते हो पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल नेचर की बात कर रहा था क्योंकि जो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में था और उस पैकेट्स को इंडिविजुअली, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअली, है ना। सारे के सारे अलग अलग हैं, यूं नहीं कि एक साथ चल रहे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूस लाइट है, इस तरह से, है ना, कॉन्टिन्यूस चलती है। बट ऐसा इसने नहीं बोला, ये था वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, ये वेव थ्योरी ने बोला था। बट प्लैंक्स थ्योरी क्या बोल रही है, प्लैंक्स थ्योरी बोल रही है कि ये पार्टिकल्स की फॉर्म में इस तरह से, है ना, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, अपने आप अलग अलग चलते हैं। और है ना, क्या हो, देखो सबसे पहले आपने देखोगे एनर्जी निकल रही है, ये क्या है, एनर्जी है ना। यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी है, ये क्या है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी। या मतलब यहाँ से कोई एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, मतलब क्या, पहले एनर्जी मिलेगी फिर रुकेगी, फिर एनर्जी मिलेगी फिर रुकेगी। सो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म चल रही है। ये फिर एनर्जी मिलेगी आपको, यहाँ कुछ भी नहीं है, नोट, ये एनर्जी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी यहाँ कुछ भी नहीं है, इस तरह से डिसकंटिन्यूटी चल रही है वहां पे, कहने की बात है। सो ये वेव थ्योरी थी जहां पे कंटिन्यू हो रहा था हर चीज, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, एक स्मॉल पैकेट्स मिल रहे हैं एनर्जी की, जैसे बोल सकते हैं आप लोग, है ना, सिंपली की जो कि इंडिविजुअल फॉर्म में अलग अलग है ना। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया गया, है ना, वन एनर्जी पैकेट का नाम दिया इन्होंने, वन एनर्जी पैकेट इज नोन एज क्वांटम। उसको क्या बोला इन्होंने, क्वांटम, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स आ जाए, है ना, काफी सारे एनर्जी पैकेट्स आ जाए, उसको बोल देते हैं हम सिंपली नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स विल बी क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी। सो ये था बेसिकली क्या, इसके बारे में नाम की, वन एनर्जी पैकेट को बोला क्वांटम, और नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स को बोलेंगे, है ना, नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स साथ में कलेक्टिवली नोन एज क्वांटा, ठीक है। एक बात तो ये आती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एनर्जी पैकेट जो है ये क्या है, ये फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब क्या होंगे, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने वाले, है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा ये, सिंपल सी बात ये है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तभी फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते, बेसिक बात ये, ठीक है। ये कुछ चीजें थी किसके ऊपर, क्वांटम के ऊपर बेसिकली, या सिंपली अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको क्या बोल देंगे, क्वांटा। एक बात और यहाँ पे आती है कि अगर लाइट की बात कर रहा हूं, है ना, अगर एनर्जी का कोई और फॉर्म है, लाइट नहीं है, तो उसको सिंपली क्वांटम बोलूंगा। बट अगर एनर्जी का फॉर्म हमारे पास लाइट है, तब क्वांटम की जगह हम वर्ड यूज करते हैं फोटोन वहां पे, तब ये पैकेट्स को क्या बोलूंगा मैं, इन पैकेट्स को नाम दूंगा फोटोन्स का, ठीक है, फोटोन का। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसको लेके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इसके फर्दर 2 पॉइंट्स की। नाउ मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की। इसके सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, बेसिकली सेकंड पॉइंट में है कि अगर एनर्जी ऑफ किसी क्वांटम की एनर्जी निकालनी, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम, मतलब किसी भी स्मॉल पैकेट की एनर्जी निकालनी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इज डिपेंडेंट अपॉन द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हैं, डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली। जैसे सिंपली बोलो कि ई जो है वो विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, ये मेन पॉइंट है इसका। इसको बोल सकते हो सिंपली, इसका जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो ये कांस्टेंट आएगा, इसको नाम दिया इन्होंने एच न्यू, और एच को बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स
कांस्टेंट, ठीक है। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जो जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप छोड़ोगे वो, और ये क्या है, एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ क्वांटम या एनर्जी ऑफ क्वांटा भी बोल सकते हो, है ना। एक क्वांटम की या काफ़ी सारे क्वांटा की एनर्जीज हो सकती है सिंपली। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट, E इक्वल टू एच। अब देखो पता क्या चलता है इससे, इस पॉइंट से हमें बेसिकली दिस पॉइंट लीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ, दिस पॉइंट लीड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कैसे, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने क्या देखा था, बेसिकली क्या था वहां पे, क्या था, जब एक आयरन रोड को हीट अप करते हो तो क्या होता है, आयरन रोड को हीट अप करने से उसमें 4 तरह के कलर्स निकल रहे थे, जबकि ईएमएफ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्टिन्यूस है तो एक ही कलर शो करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती एनर्जी। बट एक्चुअली में यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला कि हाँ एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसलिए अब क्या होगा, देखो जब भी अब एक आयरन रोड को जब हीट करोगे, है ना, हीट कर रहे थे इसको, हीट करने से क्या हो रहा था, पहला कलर शो हो रहा था इसमें सिंपली रेड, है ना, सेकेंड कलर क्या शो हो रहा था, ऑरेंज, थर्ड वॉज येलो, एंड द फोर्थ वन अल्टीमेट कलर वॉज ब्लू, है ना। तो यहां से यहां जाते हो क्या हो रहा था, है ना, रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे लो है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है ना। ब्लू की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है ना। कैसे फ्रीक्वेंसी है, आप खुद सोचो, देखो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोड्यूस है, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी भी तो एनर्जी पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली, है ना, फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह डायरेक्टली डिपेंड करेगी एनर्जी पे। सो अब क्या होगा, मैं बोलूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है ना, स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी लो है, तो स्टार्टिंग में हीट भी तो कम थी, जितनी एनर्जी दे रहे थे वो भी तो कम थी, धीरे धीरे एनर्जी जब बढ़ती गई, हीट करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली तो उसकी एनर्जी जो है बढ़ती रहेगी, है ना, ज्यादा वो गर्म होने लगेगा, ज्यादा गर्म हो रहा है मतलब एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी उस हिसाब से बढ़ेगी। इसलिए पहले स्टार्टिंग में रेड था जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर ऑरेंज हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई हुई, है ना, येलो की फ्रीक्वेंसी उससे हाई है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ब्लू कलर शो करने लगा जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी हाई होगी। सो ये इस चीज से हमें पता चलता है कि हाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है किसने एक्सप्लेन कर दिया इस फॉर्म में, जब एक्सप्लेन हुआ जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला कि हाँ एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक बात तो ये। अब मैं बात करूंगा आपको थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट में हमको गिवन है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी या एमिटेड तो होगी ऑफ रेडिएशन will always be the integral multiple of energy of quanta, energy of one quantum mode। ये बोला कि क्या बोला कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ऑफ रेडिएशन है, जितनी भी रेडिएशन हम वहां से निकल रही है उसकी एनर्जी जो होगी, टोटल रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होने वाली है, किसके एनर्जी के, एनर्जी ऑफ क्वांटम के। सो बेसिक बात क्या है, किसकी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ क्वांटम के, ठीक है। सो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल की डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए, 1 2 3 की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं बात करूं कि 0.5 हो गया, 1.25 हो गया, 1.75, 2.15, ऐसे डेसिमल प्लेसेस में कभी नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूं, देखो कि E इक्वल टू एच न्यू है जो एक क्वांटम की है एनर्जी। सो एक क्वांटम की एनर्जी का मल्टीपल लेना मुझे इंटीग्रल। सो या तो मैं ये लिख सकता हूँ कि E इक्वल टू 1 डॉट एच न्यू, है ना, ये तो 1 एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1। सो जो जनरल है पहले मैं वो लिख देता हूँ। जनरल जो मैं लेने वाला हूँ वो ये लिया मैंने, E इक्वल टू एन एच न्यू, है ना। n जो है यहाँ पे, n जो है वो मल्टीपल है, और क्या मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर होना चाहिए n हमेशा, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरा E इक्वल टू 2h न्यू लिख दूं या तो मैं, है ना। तीसरा क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू 3h न्यू। इसी तरह E इक्वल टू
5h लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 6 7 8 9 10 1000 कितना भी लिख सकता हूँ। मगर बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखी जाएगी कि 0.5 है, 1.75 है, वो नहीं लिखा जाएगा। इस तरह मैं आपको अगर बोलूँ कि सिंपली मेरे पास मान लो टॉफीज़ का पैकेट है, काफ़ी सारी टॉफीज़ है, उसमें मेरे पास सिंगल टॉफ़ी के छोटे छोटे है ना टॉफीज़ में क्या है, मतलब एक एक टॉफी का है, मतलब एक टॉफी को मैंने यहाँ पे क्वांटम की तरह यूज़ किया, एक टॉफी इज लाइक अ क्वांटम, ठीक है। तो मुझे एक टॉफी तो मिनिमम किसी को देनी पड़ेगी, उसका इंटीग्रल मल्टीपल दे सकता हूँ। मतलब क्या, एक बच्चे ने मुझसे 5 टॉफी मांगी तो मैं क्या करूँगा, हाँ एक टॉफी को मतलब इंटीग्रल मल्टीपल 5 का होगा तो मतलब 5 टॉफी इजिली दे सकता हूँ उसको, है ना, क्योंकि इंटीजर है वो। दूसरे बच्चे ने मेरे से 100 मांग ली तो मैं 100 भी दे सकता हूँ, किसी ने 25 मांगी 25 भी दे दूंगा, 30 मांगी 30 दे दूंगा। बट अगर किसी ने मेरे से मान लो 12.5 मांग ली है, या ऐसे मांग ली कि भैया 12.25 दे दो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये तो नहीं है कि 12 दे दी और बाद में फिर आधी तोड़ के दे रहा हूँ किसी को, तो वो तो वेस्टेज होगी, बाकी बची आधी कौन लेगा। सो मतलब कहने की बात यह है कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसी भी चीज़ का। सो यहाँ पे भी मैं यही करूँगा कि E इक्वल टू एच न्यू तो है, एच न्यू जो है वो एक टॉफी की तरह है। सो इसका मल्टीपल करूँगा मैं हमेशा, और किस फॉर्म में मल्टीप्लाई करूँगा, इंटीजर की फॉर्म में, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से। सो ये बेसिक था 3 हमारे पास जो पॉइंट्स बोले थे किसने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। अब मैं बात करूँगा, अगर मान लो मैंने क्वांटा के जो है ना, अगर यहाँ पे 1 मोल क्वांटा ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1 मोल क्वांटा लिया, तो क्या होगा उससे, तब जो एनर्जी होगी किसी भी रेडिएशन की, तब उस एनर्जी को बोलेंगे 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो 1 मोल क्वांटा लिया, मतलब क्या, उसकी एनर्जी क्या होने वाली है, डेफिनेटली अगर एक क्वांटा की एनर्जी ये है तो 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू NaHν, है ना। Na क्या होता है, वो गैड्रो नंबर है ना। एक मोल में कितने एटम होते हैं, यानी एक मोल में जितने एटम होते हैं उससे सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 आइंस्टाइन एनर्जी पूछो तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, इज इक्वल टू NaHν। सो बेसिक बात ये थी। अब मैं आपको बोलूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, इज इक्वल टू Hν, है ना, और इज इक्वल टू NaHν भी आ चुका है ना। 2 फॉर्मूले हमने बेसिकली डिराइव करे, एक ये है ना, दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे ये वाले। अब मैं बात करूँ आपको, देखो अब एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू C/λ, है ना, हमने पहले कर चुके है ना, जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन था तो इस तरह से था, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली न्यू की जगह C/λ पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू HC/λ, है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू NH.C/λ। सो ये और 2 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब एक और फॉर्मूला पॉसिबल है यहाँ पे। हमने ये बात बोली जो आपको पता है कि जो ये वेव नंबर होता है ना, न्यू के ऊपर बार, उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/λ के। जहाँ पे मैं क्या रिप्लेस, इस 1/λ की जगह ये नहीं भर सकता। क्या आंसर आएगा एनर्जी का, एनर्जी विल बी यहाँ पे क्या लिखूंगा, H.C.न्यू बार, है ना। एक ये आ गया। और क्या पॉसिबल है, इसमें क्या पॉसिबल है, इसकी जगह क्या बन जाएगा, N तो है ही, H है ही, C है और न्यू बार। सो ये और 2 फॉर्मूले आ गए, मतलब टोटल फॉर्मूला कितना बन गए, 2 ये 6 और एक ये 7, है ना। टोटल 7 फॉर्मूलाज है हमारे पास, किसको लेकर, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, है ना। ये बेसिकली कुछ फॉर्मूला जो है ये आइंस्टाइन ने दिए थे। आइंस्टाइन इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, है ना। सिंपली उन्होंने मॉडिफाई करा था इसको 1905 में, आइंस्टाइन ने इसको मॉडिफाई किया था 1905 में। उनका भी काफी रोल है इस थ्योरी को लेकर। अब देखो बात करूँ कि बेसिकली इन्होंने, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो बेसिकली क्या है, देखो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था कि इंसिडेंट लाइट आती है, लाइट जो आएगी वो सिंपली क्या करेगी, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगी, है ना। यहाँ पे हमने बोला कि लाइट का जो फॉर्म है वो क्या है ना, लाइट को जो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फॉर्म है वो पार्टिकल नेचर का है। सो जो लाइट होगा, लाइट में पार्टिकल्स को क्या बोला, हम क्वांटा की जगह क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। तो मान लो लाइट यहाँ से रे आ रही है इस तरह से, ठीक है, और एक फोटोन आ रहा है मान लो यहाँ से। एक फोटोन जो है इसकी एनर्जी अगर मान लो ये फोटोन है हमारे पास, ये क्या है, फोटोन है, और ये है इलेक्ट्रॉन बड़ा। अब देखो अगर इस फोटोन की एनर्जी, अगर जो है इस फोटोन की जो एनर्जी है
वो इक्वल होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तभी तो इजेक्ट आउट कर पाएगा। कि हाँ अगर मान लो देखो जैसे आपने मूवी देखी होगी एंशिएंट टाइम्स की, जो इजिप्ट में जनरली होती है, वहाँ पे है ना पिरामिड में क्या होता है कि खजाना पड़ा होता है ना, तो सोने के खजाना को उठाने के लिए ना आपको उतनी ही भारी चीज आपको उसकी जगह रखनी पड़ती है, वरना वो सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाती है ना। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा ऐसे। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज है कि इसकी एनर्जी को अगर इसको निकालना है ना, तो उतनी एनर्जी का जो पार्टिकल है वो उसको स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, ताकि ये एनर्जी जो है अपनी, इसकी एनर्जी जो है एज इट इज इसमें ट्रांसफर हो जाए, है ना। अगर एनर्जी सेम होगी या ज्यादा भी हो सकती है ना, दोनों केसेस में अगर ई ऑफ फोटोन जो है ग्रेटर होगा ई नॉट से, इन दोनों केसेस में जो है इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट, इन दोनों केसेस में होगा। बट अगर मैं बात करूं कि ये वाला केस ले लिया कि ई ऑफ जो फोटोन है वो लेस देन है ई ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो पाएगा, क्योंकि हमें इसकी एनर्जी बराबर थी। या सिंपली बोलो एनर्जी नहीं तो या आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकती है, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने बोला ना एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो या तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात कर लो या एनर्जी की टर्म्स में बात कर लो, एक ही बात है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि अगर पार्टिकल नेचर होगा तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि फोटोन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बराबर होनी चाहिए, एक बात तो ये। अब देखो दो केस यहाँ पे बोले कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो क्या होगा, तब जितनी एनर्जी फोटोन के पास थी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, उसने इजेक्ट आउट कर लिए इलेक्ट्रॉन, बात खत्म होगी। सरफेस से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाली है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं बची। जितनी एनर्जी उसको फोटोन से मिली थी उतनी एनर्जी उसने यूज कर ली खुद को बाहर निकालने में, उसके बाद उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं बची, है ना। तो अब अगर मैं बात को बोलूं कि अब क्या होगा, देखो अब सिंपली अगर दूसरी टर्म बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी कब पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी तो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कब पॉसिबल हो पाएगी, वो तब पॉसिबल है इस केसेस में। इस केस में इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी, इस केस में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं होने वाली बिल्कुल भी। रीजन बीइंग क्योंकि जितनी एनर्जी उसको मिली थी उतनी उसने यूज कर ली इजेक्ट आउट करने में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी फोटोन की ज्यादा है ना, तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए कंज्यूम करने के लिए वो तो कंज्यूम करेगा ही, फोटोन तो अपनी सारी एनर्जी दे देगा उसको, उसके बाद कुछ नहीं रहने वाला। सो जितनी एनर्जी इसने ली उसमें से जितनी इसको चाहिए इजेक्ट आउट होने के लिए वो यूज करेगा, और जितनी बची वो यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी पाने के लिए। सिंपली क्या किसके लिए यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन के लिए यूज करेगा खुद के। सो बेसिक बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 mv² लिखते हैं, है ना। अब वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होने वाला है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी माइनस थ्रेशोल्ड, माइनस में थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जिस तरह हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, इस तरह एनर्जी भी है ना, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। सिंपली मैं क्या लिख दूं, एनर्जी को ये लिख सकता हूं एच न्यू, है ना, एनर्जी को क्या लिख रहा है एच न्यू, और माइनस में एच न्यू नोट। नोट क्यों लिखा, हमने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज करिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ चुका है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv² विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। सो ये बेसिक चीज है हमारे पास किसको लेके, किसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब मैं बात करूंगा, देखो अब हमने दो बातें और बोली थी, एक बात तो है कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दूसरी बात बोली थी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब अगर मैं बात करूँ आपको, बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ प्लॉट करे हैं। फर्स्ट ग्राफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन्स, है ना। तो फर्स्ट क्या है, अभी हमने इक्वेशन देखी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब देखो फ्रीक्वेंसी की बात करिए, जो एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब मतलब फ्रीक्वेंसी उसी की न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इस न्यू के बीच में हमने ग्राफ बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंपेयर करूँगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता होगा क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो कंपेयर करो सिंपली, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, y एक्सिस पे, यहाँ पे,
है ना, वाई एक्सिस पे है, फ्रिक्वेंसी कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो उसको एक्स से कंपेयर कर दिया। अब बचा क्या, देखो एच जो है उसके मल्टीप्लाई में एच, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास, एक वैल्यू आ गई हमारे स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे एच, ठीक है। दूसरा अगर मान लो इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट यहाँ पे है सी बोलते हैं इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या पे है, सी की वैल्यू क्या है माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। अब तो इंटरसेप्ट देखे ना कौन सी एक्सिस पे, तो सबसे पहले अगर बात को देखो कैसे देखेंगे, सिंपली क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 कब होगी, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 कब होगी, इस एक्सिस पे, है ना, इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये कहीं भी ले लूँ, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। सो अगर इसकी वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना, मतलब y की वैल्यू होगी यहाँ पे इस तरह से। अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू ले ली, मान लो y की वैल्यू ले ली, तब क्या होगा, तब इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आने वाली है, अगर y की वैल्यू 0 ले ली तो मतलब x यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या है, जब फ्रीक्वेंसी की 0 वैल्यू लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस एच न्यू नोट, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी माइनस एच न्यू नोट आने वाली, मतलब माइनस में आएगी वैल्यू, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब क्या है, जब यहाँ ये पॉइंट इसकी वैल्यू 0 ली फ्रीक्वेंसी की, तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ आने वाली है ना, मतलब माइनस में वैल्यू जाएगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही जाएगी। जब हमें इसकी वैल्यू 0 लेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी वो प्लस एच न्यू नोट होने वाली, तब वो होगा पॉजिटिव होगा। सो जो है हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है ना वो यहाँ कहीं आएगी मान लो, है ना, जब उसको एक्सटेंड करोगे तब वो वैल्यू नेगेटिव पे जाएगी, किस केस में, काइनेटिक एनर्जी के केस में। सो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, ठीक है, ग्राफ जो है इस तरह स्ट्रेट लाइन है, जिसकी स्लोप क्या है, स्लोप हमारे पास एच आई है और इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है माइनस एच न्यू नोट, ये हमारा इंटरसेप्ट है। सो ये ग्राफ है, मतलब इससे क्या पता चलता है हमें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एक बात तो ये। सेकंड ग्राफ की बात करो, सेकंड ग्राफ में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, हमने बोला काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, है ना, बिल्कुल भी एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या बोलूँ कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा मैं इंसिडेंट लाइट की, है ना, जो लाइट हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता चला गया, उस इंटेंसिटी से इतना फर्क पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। बट आप बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबकी एनर्जी उतनी ही रहने वाली है, एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मतलब इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरह से। मतलब क्या है कि इंटेंसिटी की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाओ, यहाँ वैल्यू थी पहले तो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ही है ना, और बढ़ा दी इंटेंसिटी की वैल्यू तो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो फिक्स है, यहाँ पे ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, चेंज ही नहीं हुई वैल्यू, बिल्कुल भी फिक्स चलती जा रही है इस तरह से। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह से आएगा। अब थर्ड ग्राफ की बात करूँ, उसमें क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हमारे पास वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ, ये इस पर डिपेंड करता है, जितनी इंटेंसिटी रखूंगा लाइट की उतने नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे। सो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, ओरिजिन से चलेगा और ये ग्राफ आने वाला है इसका, ठीक है। सो इसका ग्राफ क्या होगा, सिंपली स्ट्रेट, क्योंकि जितने ज़्यादा इंटेंसिटी रखूंगा मैं लाइट की उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने वाले हैं। सो ये था बेसिक हमारे पास किसका पोर्शन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, उसके कुछ ग्राफ्स से। अब इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।